नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा एक बार फिर आप सभी का आपके अपना प्रतिस्पर्धा प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले वाली जो अपनी क्लास थी, इसके अंतर्गत हम लोग जो आपका बायोलॉजी था उसका हम लोग क्या कर रहे थे, इंट्रोडक्शन कर रहे थे, यानी कि जीव विज्ञान का परिचय हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे। तो दोस्तों, आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और क्या करते हैं कि अब हम लोग उसके इससे पहले हम लोगों ने वर्गीकरण पढ़ा था, सजीवों का वर्गीकरण। और सजीवों वर्गीकरण में प्रारंभिक वर्गीकरण किया था हम लोगों ने। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, आधुनिक वर्गीकरण की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आगे हेडिंग डाल दीजिए, आधुनिक वर्गीकरण। हम लोग आधुनिक वर्गीकरण की तरफ आगे अपनी क्लास को बढ़ा रहे हैं। ये आधुनिक वर्गीकरण के अंदर हम लोग मॉडर्न क्लासिफिकेशन की तरफ बात कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग दो साइंटिस्टों के बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक वर्गीकरण में हम लोग दो साइंटिस्टों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहले जो साइंटिस्ट हैं आपके वो कौन आते हैं, कैरोलस लीनियस। कौन आते हैं बेटा आपके, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस बेटा, कैरोलस लीनियस ने 1757 में एक पुस्तक लिखी थी, किताब लिखी थी। और उस किताब का नाम क्या था, सिस्टमा ऑफ नेचुरी। क्या नाम था इसका, सिस्टमा ऑफ नेचुरी। क्या नाम था उसका, सिस्टमा ऑफ नेचुरी। इस किताब के अंतर्गत इन्होंने सजीवों को दो भागों में बांटा। बेटा, यहां पे भी इन्होंने सजीवों का क्या किया, वर्गीकरण किया। इसके अंतर्गत इन्होंने सजीवों को दो भागों में बांटा। सजीवों को दो भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा, दो भागों में बांटा, ठीक है। इन्होंने दो पार्ट में इन्हें डिवाइड किया। तो कौन कौन से थे बेटा वो दो पार्ट, पहले नंबर पे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। बेटा देखिए, दो पार्ट की हम बात करें तो पहले नंबर पे आपका कौन सा आ जाता है, देखिए इसको ही हम लोग बोलते हैं, जैसे आपने बोला जंतु जगत। क्या बोला, जंतु जगत। अगर हम बात करें तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, एनिमल किंगडम। क्या बोल सकते हैं, जंतु का मतलब एनिमल किंगडम, हमने इसको क्या बोल दिया, एनिमल किंगडम, ठीक है। एक एनिमल किंगडम हो गया, ठीक है। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट अगर हम लोग पढ़े तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पादप या वनस्पति जगत, ठीक है। और इसी को आप लोग क्या बोल देते हैं, प्लांट किंगडम। क्या बोल देते हैं बेटा, प्लांट किंगडम, ठीक है। एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। अब आपको लग रहा होगा यही नाम है, लेकिन एक्चुअल में ये नाम नहीं है बेटा। इसको हम लोगों ने, इन्होंने क्या नाम दिया था, इसको दिया था फ्यूना। क्या नाम दिया था बेटा, फ्यूना। और इसको क्या नाम दिया था, फ्लोरा। क्या नाम दिया था, फ्लोरा। तो यहां पे हम क्या बात समझ पाए कि भाई आधुनिक वर्गीकरण में कैरोलस लीनियस ने सन 1757 एक किताब लिखी। उस किताब का नाम था सिस्टम ऑफ नेचुरी, जिसके अंतर्गत इन्होंने सजीवों को दो भागों में बांटा। एक था फ्लोरा और एक था फ्यूना। फ्लोरा का अर्थ क्या होता है, फ्लोरा का अर्थ होता है पादप या वनस्पति जगत, यानी प्लांट किंगडम। और हम यहाँ फ्यूना का मतलब क्या समझते हैं, एनिमल किंगडम, यानी जंतु जगत, है ना। इसको हम लोगों ने दो भागों में बांट दिया था, ठीक है बेटा, समझ रहे हो। तो इस तरीके से इसको क्या किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। आगे बात कर लेते हैं। एक सवाल है जो काफी बार पेपर में पूछा गया है बेटा। एक सवाल है, इसे क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चाहे इसे नोट डालिए, आराम से 2000 का नोट डाल दो इसमें। हाँ, लेकिन डाल के कोई फायदा नहीं होगा, क्यों, अब तो बंद हो गया है 2000 का नोट, तो है ना। तो चलो भाई, अभी जब तक 2000 का नोट का कोई अल्टरनेट नहीं आ रहा, इतना हम तो 500 के नोट से काम चला लेंगे भाई, ठीक है। तो इसमें कौन सा नोट डाल दीजिए भाई, 500 का नोट डाल दीजिए। क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कैरोलस लीनियस है, इन्होंने तो क्या किया है, इन्होंने फ्लोरा व फ्यूना शब्द दिया है। और किस किताब के अंतर्गत ये बताया है, ये आपके सिस्टम ऑफ
नेचुरी नाम की जो किताब है, इस किताब के अंतर्गत इन्होंने क्या किया है, फ्लोरा व फ्यूना शब्द को आपके सामने रखा है। लेकिन सवाल यह है कि फ्लोरा व फ्यूना शब्द किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? फ्लोरा व फ्यूना शब्द किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? तो फ्लोरा व फ्यूना शब्द है ना, किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? आपके एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है चार्ल्स डार्विन। क्या नाम है बेटा? चार्ल्स डार्विन के द्वारा क्या किया गया है? फ्लोरा व फ्यूना शब्द को परिभाषित किया गया। फ्लोरा व फ्यूना शब्द परिभाषित किया गया है। क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है। ठीक है, फ्लोरा व फ्यूना शब्द को क्या किया गया? परिभाषित किया गया। किसके द्वारा किया गया? चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया है। भैया किस किताब के अंतर्गत किया गया है? तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम की किताब लिखी थी इन्होंने। स्पीसीज है ना, द ओरिजिन, ठीक है, स्पीसीज नाम की किताब लिखी थी। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम की एक किताब लिखी थी, पुस्तक लिखी थी। इस किताब के अंतर्गत एक सिद्धांत भी था जिसे आप अनुकूलता का सिद्धांत भी कहते हैं। कौन सा सिद्धांत कहते हैं? अनुकूलता का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इस सिद्धांत को बोला जाता है अनुकूलता सिद्धांत। और अनुकूलता का सिद्धांत के अंतर्गत इस फ्लोरा व फ्यूना शब्द को क्या किया गया है? समझाया गया है। फ्लोरा व फ्यूना शब्द को क्या किया गया है? समझाया गया है। ठीक है, तो भैया आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आधुनिक वर्गीकरण की जब हम बात करते हैं, आधुनिक वर्गीकरण जो उसमें पहले साइंटिस्ट आए वो कैरोलस लीनियस आए। कैरोलस लीनियस ने सन 1757 में क्या की? किताब लिखी। उस किताब का नाम था सिस्टम ऑफ नेचर। इस किताब को दो भागों में बांटा गया है। इस किताब में सजीवों को दो भागों में बांटा गया है। एक आपका फ्लोरा था, दूसरा आपका फ्यूना था। फ्लोरा आपको किसको कहा जाता है? फ्लोरा पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान को कहा जाता है। फ्यूना किसको कहा जाता है? जंतु जगत को कहा जाता है। और इसमें एक नोट देख लेते हैं कि जो विशेष रूप से जो प्रश्न है कि भाई फ्लोरा व फ्यूना शब्द किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? फ्लोरा व फ्यूना शब्द किसके द्वारा परिभाषित किया गया? चार्ल्स डार्विन नाम के वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। इनकी किताब थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इस किताब के अंतर्गत एक सिद्धांत दिया गया था, अनुकूलता का सिद्धांत, और उस सिद्धांत के द्वारा ही फ्लोरा व फ्यूना शब्द को क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है। अगली बात करते हैं कि ये फ्लोरा व फ्यूना शब्द को परिभाषित किया तो क्या परिभाषा दी होगी या क्या बताया होगा इसके बारे में? तो बेटा इन्होंने यही समझाया है फ्लोरा व फ्यूना शब्द के बारे में कि जो भी स्पीशीज है, जो जीव है, जिस जगह पे रहता है, जिस स्थान पे रहता है, वह उसी के क्या होता है? अनुकूल हो जाता है। जैसे हम बात करें कि अगर रेगिस्तान का जहाज, जिसे हम ऊंट कहते हैं, ऊंट जो बना है, उसकी जो स्ट्रक्चर है, उसका जो शरीर की जो क्रियाकलाप है, वो इस तरीके से है कि वो रेगिस्तान में रहने के लिए सबसे उत्तम जीव है। अगर हम उसे सपोज करो, हम उसे कहाँ शिफ्ट कर दें, हम उसे किसी बर्फीले इलाकों में शिफ्ट कर दें ऊंट को, तो क्या वो सरवाइव कर पाएगा? वो सरवाइव नहीं कर पाएगा बेटा। हम ऊंट को रेगिस्तान में ही रख सकते हैं। ये जीव ही किसके लिए बना है? रेगिस्तान के लिए बना है। और जगह आप इसके जस्ट अपोजिट अगर वेदर में अगर इसे रखोगे तो ये सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक उसी तरीके से अपने राजस्थान में एक फेमस पेड़ है जैसे कीकर वगैरह है, तो कीकर जो है वो अपने रेतीले स्थानों पे ही उगता है, अपने थार राजस्थान में ही उगता है। अगर हम उसे किसी बर्फीले क्षेत्र में उगाना चाहें तो क्या वो सरवाइव कर पाएगा? आप बोलोगे सर नहीं, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो अनुकूल ही किसके है? वो अनुकूल ही हमारे इस रेगिस्तान के है ना। लेकिन वो आगे आपके बर्फीले क्षेत्रों में सरवाइव नहीं कर पाएगा। इस बात का क्या है, ध्यान दीजिए। और यही बात कौन बोल रहा है? यही बात आपके कैरोलस लीनियस के द्वारा लिखी हुई किताब सिस्टम ऑफ नेचर में लिखी गई है। किसके बारे में? चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी हुई किताब द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में लिखी गई है, जिसको आप अनुकूलता के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये तो हुई आपकी कौन सी बात? ये तो आपकी हो गई आधुनिक वर्गीकरण में कैरोलस लीनियस की बात। तो चलिए आगे बात करते हैं। दूसरे एक साइंटिस्ट है आपके,
दूसरे एक साइंटिस्ट है। अच्छा आप इसे नोट भी कर लीजिए, अरे नोट साथ के साथ करते हुए चलिए, जैसे जैसे मैं आपको लिखवाता जाऊं वैसे वैसे आप क्या करें बेटा, नोट करते चले, नोट्स बनाते हुए चले, क्योंकि नोट से ही देखो सबसे स्टूडेंट की सबसे बड़ी पावर पता है क्या होती है, नोट्स होती है। फंडा क्या है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, फंडा क्या है, फंडा सिर्फ इतना सा है बेटा कि सबसे पहले हमें हमारे नोट्स यानी कि हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे अच्छे से आने चाहिए। अगर हम जीके पढ़ रहे हैं तो जीके के हमारे पास एक अच्छे से नोट्स होने चाहिए, जो हमारी पूरी, जैसे पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी के हमारे पास एक अच्छे से नोट्स होने चाहिए, और वो नोट्स के अकॉर्डिंग हम उसको पूरा पहले पढ़ लें। जब पूरा पढ़ लेंगे तो इसका मतलब है हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, तैयार हो गया, यानी हमने हमारी नींव तैयार कर ली है। इसके बाद हम क्या करें, हर टॉपिक वाइज क्या लगाएं, क्वेश्चंस लगाएं। सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी बात क्या है कि जैसे ही हम लोगों ने जैसे कोई टॉपिक पढ़ा, जब सपोज हम जैसे आपका ये टॉपिक चल रहा है ना, वर्गीकरण का, ये कंप्लीट करेंगे, इसके बाद जैसे ही आपके अन्य क्वेश्चन आएंगे तो इस क्वेश्चन के आधारित आप क्या कीजिएगा, प्रश्न करो, हर टॉपिक का टेस्ट लगाओ, हर टॉपिक के ऊपर आधारित क्वेश्चन पढ़ते जाओ, क्वेश्चन पढ़ते जाओ, क्वेश्चन पढ़ते जाओ। तो दूसरी चीज आपको क्या करीब करेगी, आपके एग्जाम के करीब कौन से लाएगी भाई, आपकी सफलता के करीब दूसरी कौन सी चीज है कि भाई आपने नींव बनाई, आपने दूसरा क्या काम किया, अपना क्वेश्चन पेपर लगाया, ठीक है, यानी कि आपने हर टॉपिक वाइज अपने आप में ये क्लियर कर लिया कि सर ये टॉपिक मेरा पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। देन तीसरी बात जो आती है, आप जिस पेपर की तैयारी कर रहे हैं उस पेपर की क्या लगाइए, टेस्ट सीरीज लगाइए, दबा के टेस्ट सीरीज लगाइए। आप जितनी ज्यादा टेस्ट सीरीज लगाते चले जाएंगे आप उतने ही ज्यादा निखरते हुए चले जाएंगे, और आपके एग्जाम में मार्क्स लाने की संभावना बढ़ती ही चली जाएगी। इसलिए देखो आप टेस्ट सीरीज भी तब लगा पाएंगे जब आपको अपने कॉन्सेप्ट तैयार है, नोट्स आपको याद ही नहीं है, पॉलिटी में कौन कौन से चैप्टर है, मान लो साइंस में कौन कौन से चैप्टर है, कितने चैप्टर आपने पढ़ने कितने नहीं पढ़ने, आपको कुछ पता ही नहीं है, तो आप टेस्ट सीरीज लगा के भी क्या कर लोगे, कुछ नहीं करके आओगे। आपको पहले अपने नोट्स तैयार करके, नोट्स थोड़े छोटे होने चाहिए जिन्हें आप जल्दी पढ़ सके, लेकिन छोटे का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट कम होना चाहिए, कंटेंट प्रॉपर होना चाहिए, बट नोट्स हमेशा थोड़े छोटे इसलिए लिखने चाहिए कि आप उसे खुद पढ़ सकें, वो नोट्स हमेशा खुद के लिए बनाएं और खुद ही पढ़ सके और खुद उसको अच्छे से समझ में आ रहा हो आपको। इस तरीके से नोट्स बनाते हुए चलिए, क्योंकि समय भी तो कम लगेगा, जितना ज्यादा आप उसे लेंथी बनाएंगे उतना ही उसे पढ़ने में क्या लगेगा, समय लगेगा, और जितना ज्यादा पढ़ने में समय लग रहा है वो ज्यादा नुकसानदायक है, तो आप उसको कम कर दीजिए। कॉन्सेप्ट बनाते हुए चलिए, एक एक चीज का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बनता चला जाएगा, तो आपके लिए चीजें क्या होती चली जाएंगी, आसान होती चली जाएगी। तो हम क्या करते थे, जब कभी आप स्कूल टाइम में होते थे तो कभी इस बात को नोट कीजिएगा, क्या आप लोग ऐसा करते थे, हम लोग कभी ऐसा करते थे, जैसे मान लो किसी स्कूल टाइम में कोई टेस्ट है, मान लो हमारे 10th के बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं। अच्छा जब हमारे जैसे बोर्ड के एग्जाम चल रहे होते हैं, कोई हमारा मेन एग्जाम चल रहा होता है, फाइनल एग्जाम जिसमें पूरी किताब पढ़नी है, हमें साइंस का एग्जाम है, साइंस की पूरी किताब आनी है, तो मैं 2-3 दिन पहले क्या कर लेता था कि 2-3 दिन पहले कुछ 2-3-4 पन्ने ले लेता था, और उन पन्ने के क्या हर चैप्टर वाइज क्या करता था, नोट्स बनाता था, शॉर्ट नोट्स, मतलब मैंने आधे पन्ने के अंदर पूरा चैप्टर लिख दिया है भाई, आधे पन्ने के अंदर मैंने पूरा चैप्टर लिख दिया है। ऐसे कर करके मैं पूरी बुक के शॉर्ट नोट बना लेता था, और जब मैं पेपर देने जाता था तो उससे कुछ घंटों पहले मैं उसको क्या कर लेता था, पढ़ लेता था फटाफट फटाफट, कि हाँ भाई मेरे को ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ऐसे पता है, इसके बारे में पता है, इसके बारे में पता है। तो इस तरीके से मैं क्या कर लेता, शॉर्ट नोट कर लेता था, और वो शॉर्ट नोट क्या करते थे, मुझे एग्जाम के टाइम में बहुत ज्यादा हेल्प करते थे। तो ठीक उसी तरीके से नोट्स हमेशा थोड़ी शॉर्ट से बताओ, इजी बनाओ और कॉन्सेप्चुअली बनाओ, कंटेंट में कमी नहीं आनी चाहिए, कंटेंट में कमी है तो फिर नुकसान हो जाएगा, है ना। तो चलिए इसमें हम आगे की तरफ बढ़ते बेटा, ये आपने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अपने, ठीक है। तो इसी में हम आगे बढ़ रहे हैं आधुनिक वर्गीकरण की तरफ, और उसमें दूसरे साइंटिस्ट आपके कौन आते हैं, रॉबर्ट विटीकर, कौन आते हैं आपके दूसरे साइंटिस्ट है रॉबर्ट विटीकर। तो हम दूसरे वर्गीकरण में, अच्छा एक चीज और है बेटा, एक चीज और है ना, एक चीज और है कि इन्हें वर्गीकरण के क्या बोला गया है, जनक बोला गया है। एक चीज और है कि जो आधुनिक वर्गीकरण है, आधुनिक वर्गीकरण में जो कैरोलस लीनियस है,
जो आपके कैरोलस लिनियस है, इन्हें क्या बोला गया, इन्हें वर्गीकरण के जनक भी बोला गया। इन्हें क्या बोला गया, वर्गीकरण के जनक बोला गया है। इन्हें क्या बोला गया बेटा, वर्गीकरण के जनक। द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है, द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, है ना, कैरोलस लिनियस इज ए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इन्हें क्या कहा गया, वर्गीकरण के जनक बोला गया है, ठीक है। चलिए आगे तरफ बढ़ जाते हैं, आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। वही आपका नेक्स्ट है रॉबर्ट विटीकर। अगला जो वर्गीकरण कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, रॉबर्ट विटीकर कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, रॉबर्ट विटीकर। रॉबर्ट विटीकर का वर्गीकरण, है ना, रॉबर्ट विटीकर का वर्गीकरण, ठीक है। रॉबर्ट विटीकर के वर्गीकरण की तरफ अब जब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, वो रॉबर्ट विटीकर के वर्गीकरण की तरफ आप आगे बढ़ते हैं, तो ये वर्गीकरण कब कब किया गया, तो ये वर्गीकरण कब किया गया भाई, ये वर्गीकरण आपके ध्यान दीजिएगा 1959 में किया गया। बेटा जो ये वर्गीकरण है ये लेटेस्ट वर्गीकरणों में आता है। ये क्या आता है आपके, लेटेस्ट वर्गीकरण, और ये आधुनिक वर्गीकरण है। कैसा है, आज के समय का सबसे लेटेस्ट वर्गीकरण है। जो भी आपकी बुक्स है, जैसे 9th क्लास की बुक है, 10th क्लास की बुक है, 11th की है, 12th की, सब जो बायोलॉजी पढ़ रहे हो ना, आप इन्हीं पे बेस्ड बायोलॉजी पढ़ रहे हो। आप जो बायोलॉजी आज के समय में जो आपके पाठ्यक्रम में आपके जो एनसीईआरटी की जो किताब है उसमें जो सारे चैप्टर्स और जो बायो चल रही है, बायोलॉजी चल रही है, वो सारी की सारी किन के ऊपर बेस्ड चल रही है, ये रॉबर्ट विटीकर के वर्गीकरण के ऊपर चल रही है ना। किन के ऊपर चल रही है, रॉबर्ट विटीकर के वर्गीकरण के ऊपर चल रही है। तो बेटा इन्होंने, रॉबर्ट विटीकर ने क्या किया, सजीवों का वर्गीकरण किया, और इन्हें सजीवों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा है बेटा, 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, सजीवों को इन्होंने 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांट दिया, 5 भागों में बांटा है, ठीक है। सजीवों को इन्होंने 5 भागों में बांटा है, ठीक है। अगला देख लेते हैं भाई, सजीवों को तो इन्होंने 5 भागों में बांट लिया है। दूसरा, इसी में एक चीज भी बोली जाती है कि सजीवों की पंच प्रणाली किसके द्वारा गई, सजीवों की पंच प्रणाली, सजीवों की पंच प्रणाली, है ना, किसके द्वारा दी गई, इन्हीं के द्वारा दी गई। तो सजीवों की पंच प्रणाली नाम से ही पता लग रहा है 5 भागों में बांटना, है ना, 5 सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सजीवों की पंच प्रणाली किसके द्वारा दी गई है बेटा, रॉबर्ट विटीकर के द्वारा दी गई है। ये बात आपको अच्छे से यहाँ पे नोट कर लेनी है। अब किस किस तरीके से इनका वर्गीकरण किया गया है वो हम लोग देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज और यहाँ पे लिख लीजिए कि रॉबर्ट विटीकर को क्या कहा जाता है, आधुनिक वर्गीकरण के जनक कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण के जनक कहा जाता है ना, आधुनिक वर्गीकरण के जनक, द फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, द फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, ठीक है। द हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, यानी आधुनिक वर्गीकरण के जनक किसे कहा जाता है, रॉबर्ट विटीकर को। वर्गीकरण के जनक किसे कहा जाता है, कैरोलस लिनियस को। जहां आधुनिक शब्द लग जाए मतलब रॉबर्ट विटीकर लगाना है, और जहां आपके सिर्फ वर्गीकरण की बात की जाए तो आपको कैरोलस लिनियस लगाना है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ जाइए, नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ जाते हैं। ये आपके आधुनिक वर्गीकरण की बात की गई है। अब किस किस तरीके से इन्हें वर्गीकृत किया गया है ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ हम देखते हैं कि किस किस तरीके से इन्हें वर्गीकृत किया गया, ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि आगे जाके इनको क्या करना है, छोटा करना है आप लोगों को, है ना। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो चलिए सजीवों का वर्गीकरण यहाँ पे देखते हैं, वर्गीकरण, ठीक है, सजीवों का वर्गीकरण। तो सजीवों को वर्गीकरण करने के लिए हम इन्हें 2 भागों में बांट रहे हैं मुख्यतः। कितने भागों में बांट रहे हैं बेटा, 2 भागों में बांटेंगे, ठीक है। ये 2 भाग कौन कौन से हैं, ये 2 भाग कौन कौन से हैं, देखिए सजीवों को 2 भाग, सजीव जो है वो मिलके बने हैं, किनसे, कोशिकाओं से मिलके बने हैं, सेल से मिलके बने। किसी भी सजीव की सबसे छोटी यूनिट क्या कहलाती है, किसी भी सजीव की सबसे छोटी यूनिट सेल यानी कोशिका कहलाती है।
कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो ठीक उसी प्रकार से सजीवों को भी दो भागों में बांट दिया यहाँ पे, प्रोकैरियोटिक सजीव और यूकैरियोटिक सजीव, यानी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको बोल रहा हूँ, एक तो है आपका प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सजीव, ठीक है, और दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका यूकैरियोटिक सजीव। दूसरा कौन सा होगा आपका यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सजीव। ठीक है, इसको बोला जाता है यूकैरियोटिक, ठीक है, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसे बोला जाता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इसे क्या कहा जाता है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इस तरीके से इसको दो भागों में बांट दिया गया। प्रोकैरियोटिक जो है आपके, प्रोकैरियोटिक की अगर मैं बात करूं तो प्रोकैरियोटिक जो है उसमें पहला वर्गीकरण आ जाएगा फर्स्ट। उसमें जो पहला वर्गीकरण आएगा वो होता है मोनेरा। कौन सा आता है, मोनेरा। ठीक है, पहला वर्गीकरण मैंने बोला 5 भागों में बांटता है, तो 5 भागों में बांटा जाता है। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या हो गया बेटा आपका, फर्स्ट क्लासिफिकेशन हो गया मोनेरा। कौन सा हो गया, पहला क्लासिफिकेशन आपका कौन सा हो गया, मोनेरा हो गया। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये कौन सा हो गया, पहला क्लासिफिकेशन हो गया मोनेरा। चलिए आगे बात कर लेते हैं, दूसरे की बात करते हैं। ये जो पहला क्लासिफिकेशन, जो प्रोकैरियोटिक सजीव होते हैं ये कैसा होते हैं, बात करें तो भाई ये प्रोकैरियोटिक सजीव है, ये किस तरह के सजीव है। तो भाई देखो, एक तो ये एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय होते हैं नंबर एक बात, सिर्फ एक कोशिकीय। और दूसरी बात क्या है कि ये अविकसित भी होते हैं। कैसे होते हैं, अविकसित। ठीक है, अविकसित मतलब अनडेवलप्ड होते हैं। इनकी विशेषता है कि जो प्रोकैरियोटिक जो सजीव हैं वो कैसे होते हैं, ये एक कोशिकीय, सिर्फ एक कोशिकीय में सिंगल सेलुलर होते हैं। दूसरा कैसे होते हैं, अविकसित होते हैं, अनडेवलप्ड होते हैं, डेवलप नहीं होते। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे सर, इसके कोई एग्जाम्पल्स वगैरह भी हैं कि देखो जो भी जीवाणु आते हैं ना बेटा, ये इसी के अंदर आते हैं। जो भी विषाणु आएंगे बेटा इसी के अंदर आएंगे। ठीक है, जो भी प्रोटोजोआ आएंगे ये भी इसी के अंदर आएंगे। ठीक है, प्रोटोजोआ। ठीक है, जो भी कौन से आएंगे इनमें, प्रोटोजोआ आएंगे, वो भी इसी के अंदर आएंगे, प्रोटोजोआ। ठीक है, एक थोड़ा सा इसमें अपवाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, अपवाद में यहाँ पे लिख रहा हूं, तो उस अपवाद को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्टार डाल के लिख रहा हूं, नील हरित शैवाल। इसे क्या बोलता हूं, नील हरित शैवाल। ये अपवाद है ना, ये क्या है आपका, अपवाद है, नील हरित शैवाल। चलिए आगे बात कर लेते हैं, इसमें यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं आगे जाके इसको हमने कितने भागों में बांट दिए, 2 भागों में बांट दिए। यूकैरियोटिक कोशिकाओं को हमने आगे जाके कितने भागों में बांट दी बेटा, 2 भागों में बांट दिए। ठीक है, इस तरीके से हमने इसे 2 भागों में बांट दिए। कौन कौन से 2 भाग हैं आपके यूकैरियोटिक को, देखो एक तो होती है एक कोशिकीय। कैसे होते हैं ये, तो एक कोशिकीय। ठीक है, कैसे होते हैं बेटा, एक कोशिकीय। अगर हम बात करें कि यूकैरियोटिक सजीव विकसित होते हैं कि अविकसित होते हैं, याद रखना कि ये हमेशा किस तरीके के होते हैं, विकसित सजीव है। कैसे सजीव है भाई, ये विकसित सजीव है। दूसरा भाग एक कोशिकीय है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, बहुकोशिकीय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बहुकोशिकीय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बेटा, बहुकोशिकीय। ठीक है, तो ये इस तरीके से बहुकोशिकीय हो जाएगा। ठीक है, बहुकोशिकीय। ठीक है, बहुकोशिकीय। जो आपका एक कोशिकीय है उसी को आप क्या बोल देते हैं, दूसरा वर्गीकरण आ गया है भाई आपका प्रोटिस्टा। कौन सा आ गया बेटा, ये जो है दूसरा वर्गीकरण है आपका प्रोटिस्टा। क्या है, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। ठीक है, तो दूसरे वर्गीकरण की तरफ हम आगे बढ़े हैं, और दूसरा वर्गीकरण, पहला वर्गीकरण क्या था, मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा।
ठीक है। और अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो इसमें आपने सुना होगा अमीबा। अमीबा इसी का ही एग्जाम्पल है। युगलीना, इसमें हम दूसरा क्या देखेंगे, युगलीना। क्या है बेटा, युगलीना। अगला देखेंगे पैरामीशियम, ठीक है, पैरामीशियम। ठीक है, इसमें देखना पैरामीशियम, पैरामीशियम के बारे में बेटा एक सवाल जो है वो कई बार पूछा गया है कि पांव के चप्पल की शेप, पांव के चप्पल जैसी जो शेप होती है वो किसकी होती है, तो बोले पैरामीशियम की होती है। कुछ इस प्रकार की शेप होती है, पांव की चप्पल जैसी शेप होती है, किसकी होती है, पैरामीशियम की होती है। तो चलिए आगे बात करते हैं कि आपके दो क्लासिफिकेशंस हो चुके हैं, कौन कौन से हो चुके हैं, मोनेरा हो चुका है, प्रोटिस्टा हो चुका है, दूसरा कौन सा है आपका, ये आपके सामने प्रोटिस्टा है, दूसरा कौन सा है भाई आपका, इस तरीके से प्रोटिस्टा है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे तीसरा वर्गीकरण कौन सा है आपका, तीसरा वर्गीकरण अब यहाँ पे देखते हैं। तो देखो बेटा बहुकोशिकी की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, बहुकोशिकी की बात कर रहा हूँ। तो ये जो बहुकोशिकीय है ये कितने भाई प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई, आपके दो प्रकार के होते हैं इसमें। एक तो उसकी बात कर रहा हूँ बहुकोशिकीय के अंदर कि जिनमें क्या पाई जाती है, एक तो जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, जिनमें क्या पाई जाती, कोशिका भित्ति पाई जाती है। एक जो पाई जाती है जिनमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है, क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कौन सी पाई जाती, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कोशिका झिल्ली किन में पाई जाती है, कोशिका झिल्ली बेटा आपके जीवों में पाई जाती है। तो तीसरा वर्गीकरण यहाँ पे हम देखते हैं जिसे हम एनिमेलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनिमेलिया, यानी कि जंतु वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें, जंतु वर्ग। तो इस तरीके से हमने कितने बांट दिए बेटा, तीन भागों में बांट दिए हैं। चौथा है आपका कोशिका भित्ति, और कोशिका भित्ति जिनमें पाई जाती है उन्हें पादप बोलते हैं। और पादपों को आपके न्यूट्रिशन लेने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, एक अभिक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। तो अगला है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जो करते हैं, है ना, जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, यह उपस्थित होती है। एक वो जिनमें प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया अनुपस्थित हो, है ना। तो जिनमें प्रकाश संश्लेषण